हेलो गाइस। तो लास्ट इसमें अपन ने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स देखे थे। उसमें अपन ने देखा था क्यूबिक स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे थे। ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को अपन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ओके, प्रिमिटिव इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट है दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स एंड नॉट एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। उसके लिए हम करते हैं फोकस ऑन क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये मेरा क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ लार्जर लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर है उसका ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इफ़ यू टेक अ लैटिस स्ट्रक्चर तो यहाँ पे तो जो एटम्स के सेंटर है वो लूँगा मैं और उनको कनेक्ट करूँगा। इसी तरह से मैं पीछे वाले एटम्स के भी सेंटर्स लूँगा, इसके पीछे भी जो एटम्स है, और उनको कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरा क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो यही क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, यू कैन क्लियरली सी इट। ओके, नाउ दिस क्यूब वी कैन से इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर लैटिस। ऑलराइट, अगर मुझे एग्जैक्टली देखना है कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा तो ये इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सेंटर्स ले रहा हूँ। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा वो पोर्शन मैं ले रहा हूँ, तो ये फ्रंट पोर्शन हो गया। और उसी तरह से यू हैव दिस बैक पोर्शन। ओके, तो इस तरह से ये जो पोर्शन है जहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे कि ये कितना पोर्शन इस एटम का इस क्यूब में है, ये हमको आगे देखना पड़ता है। तो ये अभी उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, बट दिस इज समथिंग विल हैव टू लुक इन द फ्यूचर। तो ये हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सो इसकी और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो हो सकता है कि जो एटम है देर इज़ अनदर एटम एट द सेंटर। तो अगर यहाँ पे है तो ये एटम यहाँ पे रहेगा और उसी तरह से ये एटम कहीं सेंटर में इधर कहीं बैठा रहेगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड। ये हमने लास्ट इसमें देखा था। देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि ये जो फेस है इस फेस के बीचों बीच एक एटम है। ओके, सिमिलरली दिस इज़ द फ्रंट फेस और ये फ्रंट फेस के बीचों बीच एक एटम है, तो यहाँ पे एक एटम रहेगा। ओके, सो इस तरह से हम फेस सेंटर्ड लैटिस भी बना सकते हैं। तो ये कैसे दिखते हैं वो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ये है BCC। ओके, BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है ना, तो उसका यूनिट सेल है। एग्जैक्ट जो दिखेगा दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। यहाँ पे ये अपना लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और उसके सेंटर में एक और एटम है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, और इसको मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे अपने को ये इस तरह का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम जो है इस तरह के स्ट्रक्चर को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा ही दिखेगा। ये अपना यूनिट सेल हो गया क्योंकि अपन सेंटर ले रहे हैं हर एटम का, इजंट इट। उसमें जो सेंटर वाला जो एटम है दैट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, लेकिन ये जो कॉर्नर वाले है उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन इस यूनिट सेल में है। आगे हम इसका फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करेंगे, बट जो सेंटर वाला है दैट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। ओके, तो इस तरह से ये BCC स्ट्रक्चर दिखता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फेस सेंटर्ड, इसको FCC भी बोलते हैं अपन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, तो ये उसका यूनिट सेल है और ये जो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ा पूरा अगर देखते हैं हम एक साथ तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है ऑब्वियसली, सो दैट्स वाई यूनिट सेल को स्टडी करना ज़्यादा आसान है। ओके, इसका अगर पोर्शन लेता हूँ मैं, एग्जैक्ट पोर्शन जो इस यूनिट सेल में है, सो दैट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, कॉर्नर वाला जो एटम है उसका पोर्शन इस यूनिट सेल में है, और जो फेस सेंटर वाला जो एटम है, तो ये वाला वो एटम हो गया, उसका हाफ ही इस यूनिट सेल में, इजंट इट। तो कोई भी फेस सेंटर वाला ले लो तो उसका सिर्फ हाफ इस यूनिट सेल में रहेगा। ओके, तो ये FCC यूनिट सेल इस तरह से दिखता है। उसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जो एटम है वो सिर्फ किसी 2 फेस पे है, एंड वाले। ठीक है, तो ये एक फेस हो गया और उसका अपोजिट वाला फेस नीचे में रहेगा, या फिर ये एक फेस हो गया उसका अपोजिट वाला ये फेस हो गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जहाँ पे एटम सिर्फ अपोजिट फेसेस पे है, तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड लैटिस। इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, तो ये है अपना एंड सेंटर्ड, सॉरी दिस इज एक्चुअली फेस सेंटर्ड, बट यू कैन थिंक अबाउट इट, सिर्फ ये 2 वाले एटम प्रेजेंट है, ये वाले एटम्स प्रेजेंट नहीं है।
तो उस केस में वो जो सेल बनेगा उसको अपन ECC बोलेंगे। तो उसका एक्चुअली डायग्राम मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल, बट यू कैन इमेजिन एनसेंटर्ड कैसे दिखेगा। सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। एक है बेसिक, जिसको अपन प्रिमिटिव बोल रहे हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, BCC। तीसरा होता है FCC, फेस सेंटर्ड। और चौथा होता है ECC, एन सेंटर्ड। ठीक है ना। तो हमने जो 7 बेसिक स्ट्रक्चर्स देखे थे ये वाले, तो उसमें अपने क्यूबिक में अभी अपन ने 4 पॉसिबिलिटीज़ देखी। तो ये भी हो सकता है कि टेट्रागोनल में भी 4 है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, और ये सारों में 4-4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ब्रेविस ने यही कैलकुलेट किया कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, दीज आर एक्चुअली 28। ओके, 7 स्ट्रक्चर्स एंड ईच स्ट्रक्चर कैन हैव 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। तो टोटल स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल है, दीज आर 28। लेकिन ब्रेविस ने ये देखा कि 28 स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ 14 स्ट्रक्चर्स ही स्टेबल है। तो हम इसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस, और यही ब्रेविस लैटिसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम देखते हैं 14 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। सो जो 14 स्ट्रक्चर्स है उनको अपन बोल रहे हैं ब्रेविस लैटिसेस। ओके, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे अगर मैं क्यूबिक लैटिस लेता हूँ, क्यूबिक लैटिस में ऑब्वियसली प्रिमिटिव जो रहेगा वो तो सभी इसमें रहेगा, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर 7 टाइप के हैं। ओके, उसके अलावा क्या क्यूबिक लैटिस में बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है, क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा? तो ये ब्रेविस ने बताया था कि ये स्टेबल रहेगा। ओके, उसी तरह से फेस सेंटर्ड भी स्टेबल रहेगा, लेकिन एन सेंटर्ड इसमें नहीं रहेगा। ओके, तो क्यूबिक लैटिस जो होता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं ये बॉडी सेंटर्ड एटम है, और ये जो एटम्स है दीज आर एक्चुअली फेस सेंटर्ड। तो ये सारे एटम्स तो थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है, बट यू कैन इमेजिन किस तरह से ये दिख रहा है। बेसिकली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू इमेजिन। धीरे धीरे सब जैसे जैसे तुम ये स्ट्रक्चर देखोगे वैसे वैसे ये तुमको और कन्वीनियंट लगने लगेंगे स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक में ध्यान में रखना है 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। एन सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से टेट्रागोनल में अगर देखते हैं तो ब्रेविस ने बताया कि टेट्रागोनल में सिर्फ बॉडी सेंटर्ड स्टेबल है, फेस सेंटर्ड और एन सेंटर्ड स्टेबल नहीं है। तो टेट्रागोनल में 2 ही पॉसिबल होते हैं, प्रिमिटिव एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो ये बॉडी सेंटर्ड वाला टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्थोरोम्बिक में 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, मतलब चारों के चारों पॉसिबल होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में यू हैव प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एज वेल एज एंड सेंटर्ड। इनफैक्ट एंड सेंटर्ड जो है वो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में ही पॉसिबल है, और किसी भी और स्ट्रक्चर में एंड सेंटर्ड होते नहीं। मतलब कि क्यूबिक में पॉसिबल नहीं है, टेट्रागोनल में पॉसिबल नहीं है। ओके, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एज वेल एज हेक्सागोनल, इनमें कहीं पे भी एन सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। एन सेंटर्ड सिर्फ काय में पॉसिबल होता है, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में। ओके, मोनोक्लिनिक में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो अपना प्रिमिटिव रहेगा और दूसरा रहेगा एन सेंटर्ड। इसमें बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। ओके, ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव, और इसके बाद वाले सारे आसान है, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, ये सारे प्रिमिटिव ही होते हैं। इनमें बाकी कोई भी, मतलब BCC, FCC और ECC, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। तो ये तुमको याद रखना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, क्यूबिक से ध्यान में रखना है, यू हैव प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड इन क्यूबिक। उसके बाद टेट्रागोनल में प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है, F सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एन सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों के चारों पॉसिबल है। ओके, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एन सेंटर्ड। और मोनोक्लिनिक में सिर्फ 2 है, ऑलराइट, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल में भी प्रिमिटिव एंड हेक्सागोनल में भी सिर्फ प्रिमिटिव। तो इस तरह से 14 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्रेविस स्ट्रक्चर्स। तो क्यूबिक के 3, उसके बाद टेट्रागोनल के 2, देन ऑर्थोरोम्बिक के 4, मोनोक्लिनिक के 2, ट्राइक्लिनिक का 1, उसके बाद रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल इनका 1-1। तो टोटल कर लो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12, 13 और 14, ऐसे टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो 7 लैटिस स्ट्रक्चर्स देखे थे
उनके पैरामीटर्स हमको ध्यान में रखने हैं, और उसके बाद 14 ब्रेविस स्ट्रक्चर्स जो है, तो कौन से लैटिस स्ट्रक्चर में कौन से पॉसिबिलिटीज़ अपने को मिलती है ये तुमको ध्यान में रखनी है। तो इसका ये जो टेबल है इसको अच्छे से लिख लो और उनको याद करो। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। ओके, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहला चॉइस है देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। ऑब्वियसली दिस इज राइट। ओके, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 7 ब्रेविस लैटिसेस गलत है। 14 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रेविस लैटिसेस ये भी गलत है, ऑब्वियसली 4। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो ये ब्रेविस सिस्टम्स के ऊपर ही क्वेश्चन था। अपने पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होती है और इन 7 में से 14 ही स्टेबल है, जिसको अपन ब्रेविस लैटिसेस बोल रहे हैं। ओके, इसके पहले कि हम थोड़ा सा आगे जाए, हमको एक टर्म ध्यान में रखना है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको कितने अदर एटम्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटर वाला जो एटम है उसको 4 एटम कनेक्टेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ओके, उसी तरह से अगर मान लो कोई दूसरा एटम इसके टॉप पे है और वैसा ही एक बॉटम में है, तो ये 6 एटम्स इसको कनेक्टेड रहेंगे, सेंटर वाले रेड एटम को। ठीक है ना, तो ये टॉप पे एटम हो गया, वैसा ही एटम बॉटम पे भी रहेगा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको ज्योमेट्री के बारे में बताता है उस लैटिस स्ट्रक्चर के, तो ये हमको मालूम रहना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, सो वेरी सिंपल डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर की। It is the number of atoms or ions that are immediately surrounding it. Essentially, number of atoms or ions that are connected to a atom. Okay? उसको अपन बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमको देखना पड़ता है कि कितने एटम्स कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर एटम को। तो अब देखो कि हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे पास ये 4 एटम्स है और उसके बीच में एक छोटा दूसरा कोई एटम या आयन है। ओके, तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है और ये एटम अगर टचिंग नहीं है, ओके, ये 4 एटम को टचिंग नहीं है, तो ये कैसा रहेगा? अनस्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए एटम टच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटर वाला एटम बराबर 4 एटम को टच कर रहा है, तो ये स्टेबल रहेगा। बट दिस इज़ द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस ये है कि यहाँ पे ये एटम इतना बड़ा है कि ये चारों एटम को बराबर टच कर रहा है। अगर टच नहीं कर रहा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये एटम बड़ा भी हो सकता है, जैसा ये केस में आ गया, देखो कितना बड़ा एटम है। तो इस केस में भी ये एटम चारों को टच कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेबल सिचुएशन। मतलब जो स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर है, वो कभी भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ओके, तो जो रेडियस है एटम्स के, उनका जो रेशो है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो, रेडियस का जो रेशो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, अपन देखेंगे कम या ज़्यादा कैसा होता है, बट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दिस इज़ लिमिटिंग केस, क्योंकि यह कम से कम जो इसका रेडियस रहना चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम रेडियस। इससे अगर छोटा होता है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, लेकिन इससे बड़ा हो सकता है और दैट इज़ अ स्टेबल सिचुएशन ऑल्सो। सो वी कैन हैव अ रेडियस रेशियो ऑफ दीज एटम्स इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये अगर आयनिक सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड्स है, तो उस केस में होता क्या है कि हमको मालूम है, हमने बेसिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि नेगेटिव आयंस जो होते हैं दे आर लार्जर एंड पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर। और ये इनका जो साइज़ होता है वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है और उनके पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो बड़े वाले एटम है उनको मैं नेगेटिव चार्ज देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज एटम। सो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस है, सॉरी नॉट एटम्स। जो छोटा वाला जो एटम रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, तो इन मोस्ट केसेस दिस इज़ व्हाट वी सी। बड़े जो एटम्स होते हैं विच इज़ एटम्स या आयंस विच इज़ यूजुअली इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स नेगेटिवली चार्ज आयंस, वो रहेंगे बाहर की तरफ और उनके बीच में जो स्पेस बनता है, जो वॉइड बनता है, उसके अंदर में कोई
पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl अगर लेता हूँ तो आई कैन इजीली पॉइंट आउट क्लोराइड आयंस कौन से रहेंगे इसमें और सोडियम आयंस कौन से रहेंगे। ओके, सो क्लोराइड आयंस आर गोइंग टू बी दीज वंस एंड सोडियम आयन इज गोइंग टू बी दिस वन। ऑलराइट, तो इस तरह से अपना NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर बन सकता है। नॉट नेसेसरीली यही लैटिस स्ट्रक्चर है, हम आगे देखेंगे इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, बट ये हो सकता है या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड का बन सकता है। बड़े एटम्स जो है या आयंस जो है नेगेटिव आयंस दे विल ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन और सेंटर वाला जो पोजीशन रहेगा दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव आयंस। ओके, जनरली अगर देखा जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स स्टेबल होते हैं एंड दिस कैन एक्चुअली एग्जिस्ट। ओके, तो हम लोग देखते हैं अभी कि व्हाट इज द रेशो रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो रेडियस का रेशो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द स्टेबिलिटी ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर, इज इट? तो व्हाट इज द रेशो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, और अगर वो रेशो नहीं मिलता है तो व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। ओके, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो हमको एक बात मालूम हो गई कि रेडियस ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इट्स वेरी क्रिटिकल। ओके, एक स्पेसिफिक अगर रेशो है तो ही लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकता है। तो ये जो क्रिटिकल रेडियस रेशो है उसको किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम अ सिंपल चीज़ ले रहे, ऐसा लैटिस स्ट्रक्चर ले रहे जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। ओके, और ये लिमिटिंग केस वाला रेशो ले रहे हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सेंटर में जो आयन प्रेजेंट है दैट इज टचिंग ऑल द 3 एटम्स, इजंट इट? एटम्स या आयंस, इसलिए दिस इज द लिमिटिंग केस। क्योंकि इससे छोटा अगर आयन है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टच ऑल द 3 आयंस, तो इसके वजह से दिस इज अ लिमिटिंग केस थिंग। ओके, नाउ ये जो लार्जर सर्कल्स है दीज आर बेसिकली अनायंस, और जो स्मॉलर वाला जो सर्कल है दैट इज अ कैटायन। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो कैटायन है इसका जो साइज है दैट कैनॉट बी एनी स्मॉलर, क्योंकि लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। ओके, तो ये जो रेशो होता है कैटायन के साइज का और अनायन के साइज का ये क्रिटिकल होता है, इट हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक वैल्यू। ओके, और वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ABC दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो OB जो लेंथ है दैट इज दिस। ओके, दैट इज अ सम ऑफ रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। ओके, एंड ये जो BP ये जो लेंथ है दैट इज रेडियस ऑफ अनायन। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको हम लिखते हैं cos 30 इज इक्वल टू BP बाय OB। ओके, तो BP वी नो। ओके, BP इज, सो BP जो है दैट इज रेडियस ऑफ अनायन एंड OB इज सम ऑफ रेडियस ऑफ अनायन एंड कैटायन। ओके, तो वी नो cos 30 जो है दैट इज इक्वल टू √3/2, सो दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अनायन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस अनायन। और हम इसको अगर सॉल्व करते हैं फॉर कैटायन टू अनायन रेशो, the value we get is 0.155. okay, that is the smallest value that is possible. okay, क्योंकि अगर ये वैल्यू इससे छोटी है सो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो साइज है, ये जो कैटायन है दैट इज एक्चुअली स्मॉलर देन द क्रिटिकल साइज, तो वो जो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। तो हमको कम से कम ये रेशो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, यू कैन सी, या इस केस में जो कैटायन है उसका साइज बड़ा है। ओके, मतलब उसका रेशो, इस रेशो से भी ज़्यादा वैल्यू आएगी, लेकिन इट इज़ टचिंग ऑल दिस 3 अनायंस, सो इट इज स्टेबल। सो मिनिमम जो वैल्यू लगती है फॉर इस टाइप के ज्योमेट्री के लिए वो होती है, उसका रेशो होगा कैटायन और अनायन का रेशो, इट हैज़ टू बी 0.155। इससे अगर कम आता है रेशो तो ये जो ज्योमेट्री है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके थे, इसको हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर। सो ट्राइगोनल प्लेनर में जो कैटायन और अनायन के साइज का जो रेशो है दैट हैज़ टू बी 0.155 एट लीस्ट। ओके, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि ये जो 3 एटम है बड़े वाले, उनसे एक बीच में देखो ये स्पेस बन रहा है।
एक ट्रायंगुलर टाइप का स्पेस बन रहा है और उस स्पेस में एक छोटा सा कैटायन बैठा हुआ है। इस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड, और उस वॉइड में कितना एटम बैठेगा ये इनके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कितना बड़ा एटम बैठेगा ये डिपेंड करेगा कि इनका रेडियस क्या, इसीलिए हम लोग रेशो देख रहे हैं, रेडियस रेशो, रिमेंबर। सो जो रेशो है दैट नीड्स टू बी क्रिटिकल, और ये रेशो डिसाइड कर रहे हैं ये बड़े वाले एटम के बीच में कौन सा वाला एटम बैठेगा, कितने साइज का एटम बैठेगा, या उसका रेशो क्या होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन रेडियस। ओके, अगर मान लो कि ये एटम और भी बड़े हैं, अगर अब बड़े हैं तो उसमें ये जो वॉइड बनेगा, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी इवन लार्जर ना, ठीक है ना। तो इस केस में क्या ज्योमेट्री यही रहेगी या चेंज होगी? तो होता क्या है कि अगर वॉइड बड़ा हो जाता है तो उस केस में हमारी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। जब ये रेशो, जब ये साइज आ रहा है तो उसमें अपने को ट्रायगोनल प्लेनर ये ज्योमेट्री मिल रही है लैटिस स्ट्रक्चर की। लेकिन अगर मान लो रेडियस का अनायन का रेडियस बड़ा है तो उस समय क्या होगा? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम लोग rather than having 3 atoms we can actually have 4 atoms, उससे टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। तो ये टेट्राहेड्रल शेप, ये 4 एटम्स बना रहे, ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ा हुआ है बेसिकली। तो ये टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है इनका। सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ये जो एटम्स है ये थोड़े बड़े हैं, उसके वजह से जो एटम जो बन रहा है इसमें, जो सेंटर में छोटा सा स्फीयर है वहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कैटायन, लेकिन कैटायन बड़ा है। ओके, और ये ट्रायगोनल वॉइड में बैठ नहीं सकता, इसलिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठ रहा है। ओके, तो ये वाला जो एटम है दैट इज़ इन अ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हमको 4 एटम्स लगेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 का। ओके, 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगेन द अरेंजमेंट इज सेम। ये वाले जो है दीज आर अनायंस, और जो सेंटर में है इन चारों के बीच में दैट इज एक्चुअली अ स्मॉल कैटायन। ओके, सो दिस एक्चुअली इज अ कैटायन एंड दीज आर ऑल अनायंस। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर ऐसा है तो अपने को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलता है, और उस केस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस रेशो निकलता है R+/R- इज इक्वल टू 0.225। मतलब कि यहाँ पे लिमिटिंग रेशो हमको मिल रहा है 0.225 फॉर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर रेडियस रेशो ये है या इससे ज़्यादा है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ द रेडियस रेशो इज़ इन बिटवीन 0.155 टू 0.225, और अगर ये रेंज में अगर रेडियस रेशो आता है तो कौन सा अरेंजमेंट बनेगा? रिमेंबर, दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशो फॉर ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल अरेंजमेंट, एंड दिस इज द लिमिटिंग रेशो फॉर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। सो ट्राइगोनल के लिए ये है, टेट्राहेड्रल के, तो टेट्राहेड्रल के लिए कम से कम ये या इससे ज़्यादा चाहिए। अगर ये दोनों के बीच में है तो वो जो अरेंजमेंट रहेगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट रहेगा। तो रेडियस रेशो ऑफ कैटायन एंड अनायन अगर ये रेंज में आता है तो हमको ट्राइगोनल प्लेनर ये अरेंजमेंट मिलेगा। ओके, और अगर रेडियस रेशो इससे ज़्यादा आता है तो हमको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलेगा। अंडरस्टूड है? सो देखो किस तरह से हम लोग रेडियस से बता रहे हैं कि कौन सा अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द रेडियस ऑफ द कैटायन और रेडियस ऑफ द अनायन, रेशो क्रिटिकल होता है, और वो रेशो जो होता है उससे हम बता सकते हैं कि कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग मान लो कि रेडियस रेशो फिर से बढ़ाते हैं, सो व्हाट विल हैपन? तो उस केस में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट अपने को मिलता है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ओके, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इसमें 6 एटम्स लगे होती है फॉर अ सेंट्रल कैटायन। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में अपना कैटायन है, एंड यू कैन सी दैट इट इज कनेक्टेड टू 4 अदर अनायंस, but at the same time there is another anion at the top and there is another anion at the bottom.
तो एक अनायन टॉप में भी है, एक अनायन बॉटम में भी है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और ये अरेंजमेंट जो बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें 8 फेसेस होते हैं। यू कैन ड्रॉ द ज्योमेट्री और आपको दिख जाएगा कि फेसेस क्या है। ये जो है दैट इज अनायन और ये कैटायन। ओके, तो इसको हम 2D में अगर देखेंगे तो वी गोना गेट स्क्वायर प्लेनर, लेकिन 3D में इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। 3D में एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज़ द रेडियस ऑफ अनायन, सो दैट इज दैट्स ओके, दैट एंड दैट। ओके, OP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अनायन, और OA जो लेंथ है, दिस पर्टिकुलर लेंथ, दैट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑन एन कैटायन। ओके, और यहाँ पे we can do sin 45 is equal to radius of an ion, which is this, divided by sum of radius of anion and cation। और हम फिर से अगर रेडियस ऑफ कैटायन और अनायन के रेशो को सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट इज दिस। ओके, सो रेडियस ऑफ कैटायन एंड अनायन फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उसमें जो लिमिटिंग रेशो है दैट इज 0.414। Okay, so this is again the limiting ratio for octahedral geometry। तो octahedral arrangement है, उसमें ये जो void है that is also going to be an octahedral void। okay, इसको हम octahedral void बोल रहे हैं, और उस octahedral void में जो atom बैठेगा that is going to be larger than trigonal planar and tetrahedral, उससे बड़ा रहेगा obviously। ठीक है, तो उसमें रेशियो देखो इतना रहना चाहिए कैटायन और अनायन का। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे कैटायन जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा, और उस केस में वो एटम वहाँ पे जाके बैठ सकता है अगर क्रिटिकल रेडियस रेशियो मिलता है तो। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द रेडियस रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 0.225 टू 0.414। ठीक है, this is the limiting ratio for tetrahedral arrangement and this is the limiting ratio for octahedral arrangement, isn't it? तो इस केस में मिनिमम जो टेट्राहेड्रल के लिए लगता है दैट इज दिस, लेकिन मैक्सिमम जो लगेगा दैट इज दिस। ओके, और ऑक्टाहेड्रल के लिए दिस इज द मिनिमम और मैक्सिमम इसके ऊपर हो सकता है। ओके, वो अपन देखेंगे आगे। सो अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में आता है सो वी गोना गेट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए हमको रेडियस रेशियो इससे ज़्यादा चाहिए, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है ना, मिनिमम तो इतना लगेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो क्या होगा जब रेडियस रेशियो इससे भी बड़ा है। ओके, सो हमको मालूम है कि मान लो कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है तो मिनिमम जो रेडियस रेशियो हमको लगता है वो होता है 0.414। ओके, सो जो नेक्स्ट जो क्रिटिकल रेडियस रेशियो आता है दैट इज 0.732 एंड दैट इज एक्चुअली फॉर BCC के लिए आता है, और इसको तुम ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स लेके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपना BCC है, और यहाँ पे रेडियस रेशियो जो रहेगा दिस इज अनायंस। ओके, ऑल दीज आर अनायंस, एंड देन सेंटर में देर इज अ कैटायन। ओके, तो रेडियस रेशियो जो आ रहा है यहाँ पे कैटायन और अनायन का दैट इज 0.732। राइट, और ये रेडियस रेशियो अप टू 1 तक जाएगा। अगर रेडियस रेशियो इस बीच में है तो वी गेट BCC अरेंजमेंट, इससे कम है तो ऑक्टाहेड्रल, उससे कम है तो टेट्राहेड्रल, और उससे भी कम है तो ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो एक रिव्यू दे देता हूँ मैं इन सब चीज़ों का तुमको। तो ये हमारा समरी टेबल है, और बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखो। अगर रेडियस रेशियो सबसे छोटा है 0.155 टू 0.225, ये नंबर्स भी तुमको ध्यान में रखने हैं, तो उस केस में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अपने को मिलती है, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज़ 3। अंडरस्टूड है? तो ये तीनों चीज़ें को रिलेटेड है। अगर रेडियस रेशियो ये है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मान लो रेडियस रेशियो ये है 0.225 से लेके 0.414 तक, मतलब कैटायन का साइज बढ़ गया, इजंट इट? मतलब जो रेशो था वो बढ़ गया, कैटायन और अनायन का जो रेशो था दैट इंक्रीज्ड। तो उसके लिए अपने को अभी बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए,
3 एटम से काम नहीं बनेगा, तो हमको 4 एटम चाहिए, और 4 एटम में अपने को ज्योमेट्री मिलती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 का। नेक्स्ट होता है साइज अगर और बढ़ जाता है अपना, या रेडियस रेशो और बढ़ जाता है, तो इट बिकम्स ऑक्टाहेड्रल। सो अगर रेडियस रेशो 0.414 से लेके 0.732 तक है, सो वी नीड 6 एटम टू अकोमोडेट द कैटायन। तो अपने को 6 एटम लगेंगे उस कैटायन को अकोमोडेट करने के लिए, एंड सो वी गेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 का। और अगर रेडियस रेशो है 0.732 से लेके 1 तक, ओके, 1 इज द मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। 1 बोले तो दोनों का रेडियस जो है दैट इज़ सिमिलर, आइडेंटिकल। कैटायन और अनायन का रेशो या फिर जो भी एटम्स है वो सेम साइज़ के हैं, तो उस केस में अपने को रेडियस रेशो 1 का मिलेगा। अदर देन दैट इट इज़ गोइंग टू बी स्मॉलर, ओके। सो इफ़ इट इज़ 0.732 से लेके 1 तक अगर है, तो हमको 8 एटम्स चाहिए, ओके। मतलब ज़्यादा एटम्स लेना पड़ेगा, जो सेंटर में जो वॉइड बन रहा है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमको ज़्यादा एटम्स लेने पड़ेंगे। सो 8 एटम्स लेने पड़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमको जो ज्योमेट्री मिलती है देयर इज़ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ऑलराइट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 8, और मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में दैट इज़ 3। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी रेयर, ऑलराइट, बट दीज आर वेरी कॉमन। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड BCC ये कॉमन होते हैं, ओके। सो दैट इज़ द समरी। ये तुमको टेबल ध्यान में रखना है। बेसिकली ये ज्योमेट्रीज तुमको मिलती है, सो मेक श्योर कि ये तुमको याद है। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्ट रिलेशन होता है उसके ज्योमेट्री के साथ, ध्यान में रखना है ये चीज़, ओके। और उसी से रेडियस रेशो अपने को मिलता है। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल में ये सारे रेडियस रेशोज और कोऑर्डिनेशन नंबर्स दिए हैं, एंड देन वी आर गिवन द क्वेश्चन व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ NaCl। NaCl की ज्योमेट्री पूछी है, सोडियम का साइज़ दिया है एंड क्लोरीन आयन का साइज़ दिया है, या क्लोराइड आयन का साइज़ दिया है, तो ज्योमेट्री पूछा है। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आंसर करो। मैं थोड़ी देर में इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ओके, सो नाउ हमको सबसे पहले तो रेडियस रेशो निकालना पड़ेगा R+ और R-। यहाँ पे Na कैसे RNa+ और RCl-, इसका रेडियस रेशो निकालना पड़ेगा। दोनों के रेशोज दे दिए हैं, और क्लोरीन का रेशो, सोडियम का रेशो है 116 डिवाइडेड बाय 167, दोनों की यूनिट सेम है, और यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के रेशो में, और दैट इज़ द केस कि ये इस रेंज में आना चाहिए, ओके। ये अपना गेस है, लेट्स सी। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को जो आंसर मिलता है दैट इज़, तो आंसर मिलता है 0.694, ओके। और अब तुमको देखना है कि कौन सी रेंज में आ रहा है। तो ये देखो, ये रेंज में आ रहा है, ये रेडियस रेशो। सो NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 6, और इससे हम इसकी ज्योमेट्री बताते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा इसका, ये ध्यान में रखना है। तो दैट इज़ इनफैक्ट ट्रू, NaCl इज़ ऑक्टाहेड्रल। इसमें क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो टर्मिनल पोजीशंस लेते हैं, और उनसे जो वॉइड बनती है, तो जो वॉइड रहेगी दैट वॉइड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वहाँ पे सोडियम आयंस होता है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स देखेंगे एट द एंड। अंडरस्टूड है? ऑलराइट, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।